हेलो स्टूडेंट्स आज हम परिकल्पना का अर्थ और परिकल्पना के प्रकार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि परिकल्पना रिसर्च का वह मुख्य भाग है जिसके आधार पर किसी रिसर्च का संचालन शुरू होता है। ठीक, तो आज हम इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके हम शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करते हैं। जो शाब्दिक अर्थ है वो जो है इसे अंग्रेजी के हाइपोथेसिस शब्द से लिया गया है, जिसका हाइपो और थीसिस। हाइपो का अर्थ है संभावित और थीसिस का अर्थ है कथन, यानी कि संभावित कथन जो है उसे हम क्या कह सकते हैं, या कह सकते हैं संभावित उत्तर। समस्या का संभावित उत्तर हमारी परिकल्पना है। क्लियर? इसे अब हम पढ़ लेते हैं। क्या है परिकल्पना के लिए अंग्रेजी में हाइपोथेसिस शब्द है। हाइपोथेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइपो और थीसिस। हाइपो का अर्थ है संभावित और थीसिस का अर्थ है कथन। इस प्रकार हाइपोथेसिस का अर्थ हुआ संभावित कथन। मैं थोड़ा और डीप में चलता हूँ कि हमने देखा है कि रिसर्च में कोई समस्या होती है और उसका समस्या का समाधान करना ही रिसर्च कहलाता है। तो हमारी जो समस्या है उसका संभावित उत्तर क्या होगा, यही क्या है हमारा वह है परिकल्पना, यानी कि हाइपोथेसिस। अब देखते हैं हिंदी में परिकल्पना का अर्थ है किसी परिस्थिति के विषय में विशेष ढंग से किया गया अनुमान। यानी कि कहने का तात्पर्य है कोई परिस्थिति बनी और उस परिस्थिति में कोई विशेष तरीके से विशेष ढंग से कोई अनुमान लगाया गया है, तो वह अनुमान क्या होगा, वह अनुमान आपका परिकल्पना कहलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण ले लेते हैं कि एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण लिया कि हमारे सामने एक समस्या है। क्या समस्या है? अब उस उदाहरण समस्या के बारे में हम जानते हैं कि महाविद्यालय में आज के समय में विद्यार्थी कक्षा में नहीं आ रहे हैं कोरोना काल की वजह से। तो हमारे कर्तव्य है कि आपको पढ़ाया जाए। तो हमारे सामने है कि आपको कैसे पढ़ाया जाए। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, समस्या। अब समस्या का समाधान एक ये है कि हमें आपको पढ़ाना है, तो हम आपको टास्क के रूप में कार्य दे सकते हैं। एक तो ये हो गया संभावित उत्तर, और एक ये हो गया कि हम आपके लिए यह ऑनलाइन वीडियो बनाएं और आपको वीडियो ट्रांसफ़र करें, जिससे आपकी शिक्षा जो है प्रभावित ना हो। तो ये जो आपके हमने दो परिकल्पना करी। एक तो ये था कि आपको टास्क दे दिया कि आप क्या करें, आप टास्क के रूप में पढ़ाई करें। हमने टास्क दे दिया, आप अपने टास्क को पूरा करें। और दूसरा ये था कि हम आपको वीडियो बनाएं और वीडियो को आपके पास प्रेषित करें। तो ये दोनों हमारे पास क्या थी, परिकल्पना थी, जिससे आपकी पढ़ाई जो है प्रभावित नहीं होगी। तो ये जो पढ़ाई जो होगी प्रभावित नहीं होगी, यही आपकी क्या है, परिकल्पना। क्लियर? तो अब हम इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं कि ये परिकल्पना हो गई। तो अब इन परिस्थितियों में हमें क्या चुनना है, वो हमारी रिसर्च हो जाएगी। तो अभी तो हम केवल हाइपोथेसिस थे, तो ये हमारे संभावित उत्तर थे कि ये हमारी समस्या थी कि हम आपको कैसे पढ़ाएं। तो हमने दो समस्या का संभावित उत्तर बताए कि एक तो आपको टास्क के द्वारा पढ़ाया जाए, दूसरा आपको वीडियो बनाकर ऑनलाइन पढ़ाया जाए। तो ये जो दो संभावित उत्तर थे, वही क्या हो गया, आपके लिए परिकल्पना हो गई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या है इसमें लिखा है कि इस प्रकार परिकल्पना एक ऐसा कथन है जिसकी परख अभी होती है, जिसे सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। यानी कि इसके हम परख करेंगे। परख मतलब कसौटी पर लाएंगे कि भाई हमें क्या करना है, टास्क देना है या फिर ऑनलाइन पढ़ानी है। तो इसकी कसौटी पर परख होनी चाहिए। ठीक, परिकल्पना से पूर्व कथन है। परिकल्पना एक पूर्व कथन है जो सत्य सिद्ध किया जा सकता है। यानी कि हमने जो कथन है उसे सत्यता में परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही
उसकी सत्यता के विषय में शक भी होता है और वे असत्य भी सिद्ध हो सकते हैं। तो ये जो परिकल्पना के कथन है वो सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी हो सकते हैं। प्रोफेसर के.पी. पांडे के अनुसार परिकल्पना मूलतः एक प्रकार की अनुमानपरक मानसिक क्रिया है, यानी कि अनुमान के परक एक मानसिक क्रिया है। अनुमान परक यानी अनुमान से बनाया है और परख लिया है कि हाँ ये हो सकता है, ठीक। तो ये क्रिया है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध निरूपित किए जाते हैं, लेकिन यह साधारण कोटि का अनुमान नहीं है जिसे यूं ही उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार निपटाया दिया जाए, ठीक। इसके विपरीत ये एक बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से निरूपित ऐसा प्रखर अनुमान या अंदाजा है जिससे समस्या परिस्थितियों के विचार करते समय चिंतनशील मानसिक विकसित किया करता है। क्लियर। इसके निरूपण में इंद्र अनुभवी या प्रेषित तथ्यों या मुख्य आधार बनाया जाता है। जब यह व्यक्ति के कल्पना मात्र पर ही आधारित हो तो इसे अटपटा अधकच्चा अनुमान कहा जाएगा। देखिए यही बात कह रहे हैं कि ये जो हमारी परिकल्पना है एक तार्किक होनी चाहिए, केवल कल्पना पे नहीं हो। कल्पना कैसी हो सकती है, हम तो कोई भी कल्पना कर सकते हैं जिसका कोई आधार ना हो, तो आधार विहीन कल्पना जो है परिकल्पना नहीं कहलाएगी। वो कल्पना जिसका कोई ना कोई रूप हो, स्वरूप हो और इसे हम सत्यता में परिवर्तित कर दें, हो सकने की संभावना हो, वही क्या कहलाएगी, परिकल्पना, ठीक। इस दृष्टि से एक कपोल कल्पित कल्पना तथा तथ्यों के साक्ष्य पर निर्मित कल्पना जिसे परिकल्पना कहा जाता है में भारी अंतर है। कोरी कल्पना और परिकल्पना में भारी अंतर है। मैंने आपको बताया जब तार्किक तरीके से हम कोई चीज़ सोचते हैं, कल्पना करते हैं तो वो परिकल्पना है, और कोरी कल्पना वो हमारी परिकल्पना नहीं हो सकती। क्लियर। तो ये हमारा परिकल्पना का अर्थ हो गया। डेफिनेशन देख लेते हैं। परिकल्पना की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। कार्ल लिंगर के अनुसार परिकल्पना दो या अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन है। क्लियर। ए हाइपोथेसिस इज conjectural statement of the relation between two or more variables। मैकडूगल के अनुसार परिकल्पना दो या अधिक चरों के कार्यक्रम संबंधों का परीक्षण योग कथन है। ए हाइपोथेसिस टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ पोटेंशियल रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। क्लियर। अब हम परिकल्पना के प्रकार देख लेते हैं। तो जो हमारे परिकल्पना के प्रकार हैं वो कई प्रकार से इन्हें बताया गया है, ठीक है। तो हम मुख्य जो प्रकार हैं वो मैंने लास्ट में कथन के रूप में लिखे हैं, क्योंकि जो हमारी कल्पना होती है, परिकल्पना होती है, वो कथन के रूप में होते हैं। फिर भी जो मुख्य हैं उन्हें देख लेते हैं, ठीक। परिकल्पना का विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सामान्यतः परिकल्पना निम्न प्रकार की होती है। मैकडूगल के अनुसार अनुभव आश्रित परिकल्पना दो प्रकार की होती है, सार्वभौमिक परिकल्पना और अस्तित्व परक कल्पना। यानी कि सार्वभौमिक आप जानते हैं यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। सार्वभौमिक परिकल्पना का संबंध सभी चरों से सभी समय तथा सभी स्थानों पर रहता है। इस प्रकार परिकल्पना का उद्देश्य संबंधित चरों के विषय में ऐसे संबंध स्थापित करना होता है जिसे स्वरूप और स्थान के लिए वैध हो, सार्वभौमिक हो अथवा परिकल्पना के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष से ऐसे सामान्य नियमों की रचना करना होता है। क्लियर। जो परिकल्पना सार्वभौमिक हो यानी सभी जगह कल्पना के रूप में मान लिया जाए, परिकल्पना के रूप में, वो सार्वभौमिक परिकल्पना होती है। दूसरी अस्तित्वपरक परिकल्पना। अस्तित्वपरक परिकल्पना वे परिकल्पना हैं जो कम से कम एक विषय मेंचोर के अस्तित्व को घोषित करे। इस परिकल्पना का संबंध वर्तमान स्थिति
के सीमित स्थानीय तथा व्यक्तिगत अध्ययन से होता है। यानी कि जब जैसी जरूरत है, एक तो सार्वभौमिक परिकल्पना है, ईश्वर है या नहीं, ये क्या है, एक समस्या है, ये पूरी दुनिया में है। और मैं यहाँ मान लो एक छोटे से शहर में रह रहा हूँ, छोटे से शहर में मेरे लिए क्या परेशानी है कि मैं आपको ऑनलाइन शिक्षण कार्य कैसे कराऊं, मेरे पास ना ही उचित माध्यम है, तो ये मेरे लिए समस्या है। तो ये अस्तित्व परक क्या है, जहाँ पर अस्तित्व की बात हो वहाँ अस्तित्व परक होती है, जो सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल हो, वो यूनिवर्सल समस्या होती है। उसकी परिकल्पना क्या क्या हो सकती है, वो सार्वभौमिक परिकल्पना हो सकती है और अस्तित्व परक परिकल्पना हो सकती है। क्लियर। हेज ने भी दो प्रकार की परिकल्पना बताई है, एक समस्या परिकल्पना, सिंपल ये सरल है, समस्या परिकल्पना ये क्या है, सरल परिकल्पना है, और जटिल परिकल्पना। इसे हम क्या कह सकते हैं, ये समस्या नहीं है, ये क्या है, सरल परिकल्पना। ठीक, सरल परिकल्पना, सरल। ऐसी परिकल्पना से किसी अनुसंधान में संबंधित चरों तथा घटना मात्र साधारण अध्ययन किया जाता है, वो जिनमें किन्हीं दो चरों का संबंध होता है, ज्ञात होता है, उसे सरल कहते हैं। और अनुसंधान के उद्देश्य चरों को घटना व्यापक एवं अवहन होने की स्थिति में अनुसंधान के स्वरूप विशेष होते हैं। इसमें एक से अधिक चर होते हैं और सहसंबंध करने के लिए सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग होता है, वो जटिल परिकल्पना होती है। दो से अधिक वेरिएबल होते हैं और उनके संबंध दिखाने होते हैं, तो वो कैसी परिकल्पना होती है, वह जटिल परिकल्पना होती है। इसके बाद आ जाता है कथन के स्वरूप के आधार पर परिकल्पना। ये मुख्य परिकल्पना है जिसे साधारणतः हमसे पूछा जाता है परिकल्पना कैसी होती है। मैं आपको और बताऊं तो एक चीज़ और हो सकती है, कथन के आधार पर दो प्रकार की परिकल्पना होती हैं। परिकल्पना किस तरीके से हो सकती है, परिकल्पना होती है दो तरीके से, फिर बताऊंगा। एक होती है दिशा युक्त और दूसरी होती है शून्य। तो जो दिशा युक्त होती है वो दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो है पॉजिटिव ये वाली हो गई और नेगेटिव ये नकारात्मक ये वाली हो गई। तो परिकल्पना केवल कैसी होती है, दिशा युक्त और शून्य। और तो दिशा युक्त पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम ये वाली पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, तो इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक रूप में होता है, यानी कि जो समस्या है, जैसे हमारी समस्या एक ही तरफ पे बात करती है। जैसे उदाहरण है, बालक बालिकाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं, यानी कि हमने पॉजिटिव मान लिया, बालकों को होशियार ही मान लिया। ठीक, और नेगेटिव क्या होता है, बालक बालिकाओं से अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं। और एक तरीके से ये मान लिया, अब यहाँ पर मान लिया कि बालक बिल्कुल बेकार होते हैं लड़कियों की बालिकाओं की तुलना में। ठीक, और जब हम कहेंगे हो सकता है दोनों में से कोई भी बुद्धिमान हो सकता है, या बालक या और बालिकाओं के मध्य जो बुद्धि का अंतर है वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, बालक भी होशियार हो सकता है और बालिका भी। तो ये कौन सा हो जाए, शून्य परिकल्पना हो जाएगी। ठीक, तो ये इस तरीके से हो सकता है। इसमें हमने मान लिया बालक होशियार हैं, पॉजिटिव हो गई। इसमें मान लिया बालक होशियार नहीं है, नेगेटिव हो गई। और बालक बालिका में कोई सार्थक अंतर नहीं है, यानी कि कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर हैं, तो ये शून्य परिकल्पना हो गई। ठीक, और जब रिजल्ट आए तब क्लियर हो जाता है कि कौन सी चीज़ सही थी, कौन सी चीज़ गलत थी। थैंक यू वेरी मच।